साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं सभी, सीना फुलाए। ये पंक्ति दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। हिंदी के बड़े पत्रकार भी हुए और बहुत बड़े कवि हुए। उन्होंने बहुत पहले ये बातें कही थी और आज भी उसकी तस्दीक होती है, सार्थकता मिलती है उनकी पंक्तियों को। पंक्ति वही है, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं सभी, सीना फुलाए। अब आप बताइए, लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। और आज देखने को ऐसा मिल रहा है कि न्यायपालिका और विधायिका के बीच रस्साकशी है। आपने इधर लगातार उपराष्ट्रपति से लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, कानून मंत्री किरण रिजिजू और उसके बाद एक और भाजपा के नेता दिनेश शर्मा का क्या बयान सुना। सीधे सीधे अटैकिंग मूड में दिखलाई दिए निशिकांत दुबे कि देश को गृह युद्ध में झोंकने के लिए तैयार है और इसके दोषी सीधे सीधे चीफ जस्टिस होंगे संजीव खन्ना साहब। हद हो गई साहब। हालांकि जेपी नड्डा भाजपा ने किनारा कर लिया है कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत बयान है। व्यक्तिगत बयान कुछ भी नहीं होता भाई। आप एक पार्टी के सांसद हैं, एक पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी में इतना लोकतंत्र है कि कोई भी नेता कुछ भी कह सकता है, कहीं से उसको इशारे नहीं मिले होंगे। ये क्या स्थिति हो रही है दोस्तों। और इधर आपने यहां देखा था हफीजुल हसन साहब ने कैसे बयान दे दिए थे। हर ओर जो है लोकतंत्र और सब सारे लोग लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं, जबकि ध्यान देना चाहिए संविधान सबसे बड़ा है। संविधान है तो राष्ट्रपति है, संविधान है तो उपराष्ट्रपति है, संविधान है तो प्रधानमंत्री है, संविधान है तो सदन है, संविधान है तो विधानसभा है, संविधान है तो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। और सभी कोई को संविधान के अनुसार चलना है। संविधान सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं। ये लड़ाई फिजूल है कि बड़ा कौन है, न्यायपालिका कि विधायिका। साथियों, इसी सब सारे मुद्दों पर हमने बातचीत की है। सीनियर राइटर डॉक्टर खालिद अशरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में HOD भी रहे उर्दू विभाग के। कई किताबें उन्होंने लिखी हैं। कुछ दिनों पहले वो रांची में थे, उनसे हमने कई सब्जेक्ट पर, लोकतंत्र पर बात की थी। खुलकर उन्होंने अपनी बातें रखी थी। तो इस वीडियो में दोस्तों आप उनकी बातचीत सुनेंगे और आज के जो परिस्थितियां हैं कितना प्रासंगिक है उनका संवाद, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। ये पहला सवाल यह है कि उर्दू को क्यों मुसलमानों के साथ जोड़ दिया गया। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नजरिया ठीक नहीं है और ये उर्दू का मामला नहीं, हर जबान का मामला है। जबान इलाके की होती है, मजहब की जबान कभी नहीं होती। दुनिया में कोई जबान ऐसी नहीं किसी मजहब की जबान है। हाँ, अलबत्ता ये होता है कि कुछ मजहबी लिटरेचर आपका होता है, लेकिन मजहबी जबान वाली थ्योरी ही बुनियादी तौर पर गलत है, लिसानियत के खिलाफ है। उर्दू अवाम की जबान है और जो उर्दू के इलाके हैं शुमाली हिंदुस्तान में, जनूबी हिंदुस्तान में, कश्मीर में, वो बहुत सारे इलाके हैं। और हमारी समझ ये है कि वहाँ रहने वाले जो भी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी उर्दू पढ़ते हैं, पढ़ते थे और हुकूमत उनके लिए बुनियादी सहूलियात मुहैया करती है, मुहैया करानी चाहिए। हुकूमत की एक डेमोक्रेसी की जिम्मेदारी है कि उर्दू के लिए भी बहुत सारी सहूलियात फराहम की जाए, जिस तरह से दूसरी जबानों को की जा रही है। क्या यही वजह नहीं है कि सरकार ध्यान नहीं देती उर्दू पर? जिस तरह मुसलमानों की बदहाली उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, वही हालात जो है उर्दू के साथ। देखिए, जैसे जैसे ये पाकिस्तान के बाद से ये सवाल हुआ और कुछ शरपसंदों ने इस सवाल को फैलाया कि भाई उर्दू जो है सिर्फ मुसलमान पढ़ते हैं। हालांकि हमारे यहाँ प्रेमचंद, गोपीचंद नारंग, बानी, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी उर्दू लिख पढ़ रहे हैं। और एक बहुत बड़ा जखीरा है जो हिंदुस्तान की जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, उसमें हिंदू मजहब भी शामिल है, ईसाई मजहब भी शामिल है, सिख मजहब भी शामिल है। उनकी किताबें, उनकी बुनियादी किताबें तमाम तर उर्दू मौजूद है। रामायण महाभारत के तो 20-20, 30-30 तर्जुमे हुए हैं। गुरु ग्रंथ साहब के तर्जुमे हुए हैं। इवन सत्तार्थ प्रकाश जो आर्य समाज की बुनियादी किताब है और जो हिंदी की तहरीक चला रहे थे, जो उर्दू खिलाफ तहरीक चला रहे थे पंजाब में, उनकी तमाम तर किताबें उर्दू में छिपती थी। ख्वाजा दिल मोहम्मद की गीता जितनी पॉपुलर उर्दू में थी,
इतनी किसी और जबान में थी नहीं, क्योंकि पंजाब हिंदी जानता नहीं। पंजाब में आज भी पंजाबी जबान बोली जाती है या फिर उर्दू बोली जाती है। ये एक मेरा कहना है कि उर्दू सबकी जबान है और उर्दू हिंदुस्तान की जबान है, हिंदुस्तान में पैदा हुई है। ये अरब से या ईरान से कहीं से नहीं आई है। अलबत्ता ये जरूर है कि अरबी के और फारसी के कुछ अल्फाज इसमें हैं, वो हर जबान में है, सिर्फ उर्दू में नहीं है। वो मराठी में भी है, वो बंगला में भी है, हिंदी में भी है, सब जबानों में है, वो पंजाबी में है। तो जबानें तो एक दूसरे से लेन देन करती है ना, उसमें उर्दू कोई अलग नहीं है, आइसोलेटेड जबान नहीं है उर्दू। एक लश्करी जबान भी कहा जाता है इसे, अच्छी बात है। सब मिलजुल के रहे, सब मिलजुल के एक जबान बोले, सब मिलजुल के शायरी सुने, सब गजलें सुने, इससे अच्छी और क्या बात होगी। आप मुल्क का फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए, अब मेरी भी खासी उम्र हो गई है और मैंने सियासी तौर पर अच्छे जमाने, जब मैं पढ़ता था स्कूल में, कॉलेज में, वो जमाने मैंने देखे हैं दुनिया में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, पड़ोसी मुल्कों में। ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे रहते थे, ये जंग और फिसाद नहीं थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, एक खास तरह की सियासत जो तशद्दुद पर मबनी है और जिसमें किसी एक शनाख्त पर, एक मजहब पर, एक कल्चर पर ज्यादा जोर दिया जाता है। मतलब बार बार ये कहा जा रहा है कि ये हमारी भारतीय कल्चर है जो एक तरह ही कल्चर है, जबकि हिंदुस्तान की पहचान ये है बुनियादी तौर पे, जिसे अंग्रेजी में कहा गया ना, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। हम झारखंड में हैं, हम पंजाब में हैं, हम कश्मीर में हैं, हम बंगाल में हैं, हम गुजरात में हैं, और हमारी कल्चर, हमारे खाने, हमारी वेशभूषा, हमारी जबानें अलग अलग हैं। और अलग होना कोई बुराई नहीं है। यह हम कोई फैक्ट्री नहीं है स्टील की, आयरन की, कि हम एक तरह के मॉडल, एक तरह की मशीनें बना रहे हैं। हम इंसान हैं, हमारे मौसम हैं, हमारी जबानें हैं, हमारी इलाकाइयत है, हमारी तहजीबें हैं, वो अलग अलग तरह से जाहिर होती है। लेकिन एक करंट है, एक अंडर करंट है हिंदुस्तानियत का, भारतीयता जैसे कहते हैं। लेकिन वो कलर जो है प्लूरलिस्टिक है, एक सिंगल अप्रोच वाला। और कोई कह रहा है कि ये हमारी तहजीब है, इस पे इसरार करे, ये एक तरह का कल्चरल फाशिज्म है। और देखा गया है, हिटलर की मिसाल हमारे सामने है, मसूलिनी की मिसाल हमारे सामने है, और बहुत सारे मुल्कों की मिसाल हमारे सामने है, कि जिस जिस सियासतदान ने, जिस जिस मुल्क ने एक कल्चर पे, सिंगल कल्चर पे जोर दिया। अब इसराइल की मिसाल देखिए ना, इसराइल इतना छोटा मुल्क है जो एक नक्शे पर भी नहीं आता है, लेकिन वहां भी 3 मजहब वाले तो खास तौर पे रहते हैं। ईसाई भी वहां है, मुस्लिम भी वहां है, यहूदी भी वहां है, और इसके अलावा दूसरे बहुत सारे लोग हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते, एथीस्ट है, वो भी तो इंसान है। और उनको डेमोक्रेसी आजादी देती है कि आप किसी मजहब को ना माने, किसी जबान को ना माने, और अपने कल्चर को, अपनी जबान को फरोग दे। तो मेरा कहना है कि ये अच्छा तरीका नहीं है। ये फाशिज्म और ये जो सिंगल कल्चर पे जो इसरार किया जा रहा है ना, कि एक ही तरह के सब लोग होंगे, एक ही तरह के कपड़े पहनेंगे, एक ही तरह का भगवा पट्टा डालना पड़ेगा गले में, और ये सब जो है तिलक लगाना पड़ेगा, और नहीं कर रहे हैं तो फिर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ये अच्छा तरीका नहीं है। और इससे क्या होगा, मुल्क की जो सभ्यता है, मुल्क के जो कल्चर है, हजारों साल पुरानी कदीम कल्चर है, न सिर्फ उसको नुकसान पहुंचेगा बल्कि मुल्क की मईशत भी खराब होगी इसमें। क्योंकि आपस की लेन देन से ही मईशत चलती है। आज जो इकोनॉमी है, मईशत है, वो लेन देन पर टिकी हुई है। कोई चीज चाइना से आती है आपके यहाँ, कोई चीज अफगानिस्तान से आ रही है, कोई चीज काबुल से आ रही है, कोई चीज नेपाल से आ रही है। जरा तस्वुर कीजिए, घर में जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं कहाँ कहाँ से आ रही है। छोटी छोटी चीजें, नेल कटर है, नाखून काटने वाला, वो पता नहीं कहाँ से आता है। जूता आप बाटा का पहन रहे हैं, बाटा जो इंडिया कंपनी नहीं है। कितनी चीजें हैं और कितने पार्ट हैं मशीनों में, छोटे छोटे, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। मशीन पर एक लेवल लगा हुआ है कि मेड इन इंग्लैंड या मेड इन इंडिया, लेकिन सब पता चला कि उसके अंदर 50% पार्ट जो है चाइना के हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंस का, एक दूसरे पे इन्हसार का जमाना है। और जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज होंगे, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी, जैसे जैसे हमारा कम्युनिकेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा ट्रेवल सफर बढ़ेगा, एक दूसरे को हम देखेंगे, ऐसे ऐसे हमारी डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी। अच्छा, यह जो कल्चरल फासिज्म है, क्या लगता है ये सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए इसको प्रश्रय दी जा रही है या कोई और वजह? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात 16 में सही है कि हमने जो 1947 में जो डेमोक्रेटिक और सेकुलर रिपब्लिक बनाई गई थी, बहुत सारे लोगों ने, हमारे दानिश्वरों ने सोच समझ के बनाई थी। एक बहुत लंबा प्रोसेस था उसका, और डॉक्टर अंबेडकर उसके चीफ थे, जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे तमाम तरह के लोग थे। वो गांधी जी का असर बहुत था।
एक खास तरह का मॉडल हमने बनाया था जो इंसानी मॉडल था, डेमोक्रेटिक जमहूरी मॉडल था, उसको खराब करने की, उसकी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसमें नुकसान हो रहा है, हमारा वक्त जाए हो रहा है, हमारे लोग जाए हो रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है, कल्चर नुकसान हो रहा है, और मीडिया में हमारी बदनामी हो रही है, दुनिया भर की रिपोर्टें आ रही हैं। अब हालत यह है कि दुनिया के हर इदारे की, हर मुल्क की, हर हुकूमत की कुछ एनजीओ है जो इंडिपेंडेंट है, जो रिपोर्टें बनाते हैं कि भाई कितनी आज़ादी है, डेमोक्रेसी क्या है, यहाँ पे अकलियत किस तरह से रहती है, जमहूरियत क्या है, इलेक्शन में कितनी ईमानदारी होती है। तो उसमें हम नाकाम हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, हमारा इमेज खराब हो रहा है जिस तरह खबरें आ रही हैं। क्या ये ये अच्छा नहीं है। पॉलिटिकल फासिज्म भी है? ये बिल्कुल 16 आने पॉलिटिकल फाशिज्म है, और सिर्फ पॉलिटिकल फाशिज्म नहीं है, इकोनॉमिक फाशिज्म भी है। अब जैसे ये कहा जा रहा है कि साहब कुंभ के मेले में आप अपना नाम लिखिए, या आप लोग नहीं जाएंगे, ये वाले लोग जाएंगे, वो वाले लोग नहीं जाएंगे, या बाइकाट करेंगे। या दिल्ली में मैंने देखा एक एमएलए जो है घर घर जाके बाजार में आवाजें लगा रहा है, हाथ पर्पल गए, वो नेगी उसका नाम है, वो घर घर जाके चेक कर रहा है लोगों को, क्या नाम है भाई तुम्हारा, तुम नाम लगाओ लिख के। तो ये सब उत्तराखंड में भी हुआ है, उत्तराखंड में बहुत पहले से हो रहा है। तो ये सब अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है। उत्तराखंड में हो रहा है, हिमाचल में भी हो रहा है, और दिल्ली में भी कुछ केस हुए हैं इस तरह के। दिल्ली में, जमशेदपुर में भी एक बार, जमशेदपुर में हुआ, आपके यहाँ तो लिंचिंग भी हुई है कुछ कहीं ऐसे केस भी हुए हैं। तो ये सब अच्छा नहीं है। हर इंसान खुशहाली, अमन, चैन, हर इंसान की ख्वाहिश एक ही है। जो ख्वाहिश हिंदू की है वही ख्वाहिश मुसलमान है। हिंदू भी खुशहाली और आराम चाहता है, अपने बच्चों को तालीम दिलाना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, ये जिंदगी है। इसके अलावा जिंदगी कोई बहुत बड़ी फलसफियाना या गहरे या उसमें ऐसी ऐसी चीजें तलाश करें जो काबिल यकीन नहीं है, वो कुछ नहीं है। जिंदगी यही है कि आप दुनिया में अमन चैन से रहें और दूसरों को भी अमन चैन से रहने दें। ये इंसानियत है, ये बुनियादी फलसफा है, और यही होना चाहिए। लेफ्ट और सेकुलर फोर्सेस कहीं चूक रही है क्या? जी बिल्कुल, लेफ्ट और सेकुलर फोर्सेस कमजोर पड़ी है, और उसका मैं एक बहुत बड़ी वजह समझता हूँ कि जो इलेक्शंस में हमने अलायंस किए करते आ रहे हैं ना, उससे मेरे ख्याल में लेफ्ट को नुकसान पहुंचा है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है ना, ये चुनावी जो राजनीति है, ये कुल मिला के लेफ्ट को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि लेफ्ट का रास्ता जो है वो एक्टिविज्म का और जद्दोजहद का, स्ट्रगल का रास्ता है। उस जद्दोजहद को हमने पार्लियामेंट के ऐवान में या असेंबली के ऐवान में या मिनिस्ट्रीज में महदूद कर लिया। तो उससे क्या हुआ कि हम आवाम में हमारा जो पेनिट्रेशन होना चाहिए था, आवाम से जो हमारी कुर्बत होनी चाहिए थी, वो कम होती गई। और आज हम ऐसी ऐसी पार्टियों को जिनके माजी अच्छे नहीं है, जिनकी रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, जो खुद के बाद दल बदल कर चुके हैं, उनके साथ मिलकर अलायंस बनाने में मजबूर है। तो ये नुकसान हो रहा है, डेफिनेटली नुकसान हो रहा है। तो वह सुबह कब आएगी जिसका इंतजार अब? देखिए ऐसा है कि जितनी थोड़ी बहुत तारीख पढ़ी है हमने, आपने भी पढ़ी है, कि दुनिया में ऐसे फेज आते रहे हैं कि कत्ल किया गया, गैस चैम्बरों में धकेला गया, हाथों पे पट्टियां बांधी गई। हिटलर की मिसाल सबके सामने है। 60 लाख यहूदियों को मारा गया, और जगह जगह फाशिज्म हुआ। उससे पहले कितने कितने खून खराबे हुए, चंगेज खां, हिलाकू, और कितने लोग थे, कितने जालिम लोग, हिटलर, मुसोलिनी, ये सब। स्पेन में क्या क्या हुआ, सिविल वार हुई। अभी फिलिस्तीन में आप देख रहे हैं किस कदर 50,000 लोगों को, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं, औरतें हैं बेगुनाह, उनको मारा गया, कत्ल किया गया, अस्पतालों पे हमले किए गए, स्कूल उजाड़ दिए गए उनके। लेकिन तारीख हमें ये बताती है कि ये सब एक दिन खत्म होगा, और इंसानियत की ही जीत होगी, इंसानियत की फतेह होगी, और सब मिलकर दुनिया में भाईचारे से रहना चाहिए। यही सारी सियासत का मेरे ख्याल में निचोड़ है। सब मिलजुल के रहे और तरक्की करें और खुशहाल रहे और घरों में अपने अमन चैन से रहे। यही होना चाहिए, और मेरे ख्याल में यही होगा भी आगे चल के। क्योंकि इंसान जो जुर्म करता है उसके अंदर पशेमानी तो होती है, एहसास जुर्म तो होता है, कभी न कभी ख्याल तो आता है उसको कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। एक ऐसे आदमी को जिसका आप नाम भी नहीं जानते, उसका हुलिया देख के, उसके कपड़े देख के कत्ल कर रहा है, उसकी लुंगी देख के आप अटैक कर रहे हैं उस पर, तो ये तो बड़ी खराब सी बात है ना। जानवर भी हमला नहीं करते एक दूसरे पे। कितने लोगों ने देखा होगा कि शेर के पास से गुजर गए, शेर ने हमला नहीं किया, तो क्यों हमला करे एक दूसरे पे? आप और हमें फर्क क्या है? कोई काले रंग का है, कोई गोरे रंग का है, कोई सांवले रंग का है, कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई कश्मीरी बोलता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? बुनियादी जो हमारा जहन है, बुनियादी जरूरतें तो एक ही है। इसलिए बेहतर यह है कि हम इस पैगाम को, इस चीज को जल्दी सीख लें
कि भाई इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है, और मजहब जो है वो जरूरी नहीं है कि वो अच्छे फैसले कर सके, लेकिन इंसानियत उससे बड़ी है, क्योंकि इंसानियत एक ऐसा सिक्का है जो सारी दुनिया में चलता है, उसके लिए कोई किसी का मोहताज नहीं। अब कुछ अदब साहित्य की बातें हैं, इधर क्या लिखना पढ़ना हो रहा है आपको? इधर मेरी एक किताब आई है, 2 किताबें हैं दरअसल। एक तो वाहिद अली शाह की छोटी सी लिखी हुई किताब फारसी में थी, परी खाना। उन्होंने एक मौसीकी का और नाच गाने का स्कूल बनाया था, खुद भी नाचते गाते थे, वो कथक नाचते थे। मौसीकारों को, पेंटरों को, उन्होंने आर्टिस्टों को, शायरों को बहुत सपोर्ट किया। एक लखनवी कल्चर थी जिसने नई नई चीजें पैदा की, जो दिल्ली दरबार से जरा हटके थी। तो एक तो परीखाना है, वो किताब कहीं मिलती नहीं थी, उसको मैंने एडिट किया है, छोटी किताब है वो। और एक दूसरी किताब मुझे मिल गई जो रेयर थी, बेगमाते अवध के खतूत, जो वाहिद अली शाह 1856 में माजूल होके कलकत्ते भेज दिया गया था उन्हें। मटिया बुर्ज में उन्होंने कॉलोनी बनाई, पूरी लखनऊ आबाद किया, तो बहुत सारी बेगमात यहाँ रह गई। तो वो खतूत बड़े दर्द भरे भी हैं, और खतूत में परेशानियां भी है। खतूत में 1857 के इनकलाब का जिक्र भी है, बेगम हजरत महल का जिक्र भी है उसमें। तो वो दोनों किताबें मैंने एक वॉल्यूम में करके उनको एडिट किया और मुकदमा लिखा है काफी मेहनत से, उस जमाने की सियासी समाजी हालात पे। वो किताब आई है अभी। दूसरा, मैं डिप्टी नजीर अहमद पे किताब चल रही है मेरी कई साल से, डिप्टी नजीर अहमद, ईसाइयत और ब्रिटिश राज, क्योंकि नजीर अहमद कुछ टाइम के लिए ईसाई हो गए थे बाकायदा, और लिखा है उन्होंने, एतराफ किया, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बाद में फिर इस्लाम की तरफ वापस आ गए थे, मास्टर रामचंद्र के शागिर्द थे। उन पे एक किताब कर रहा हूं मैं, जो उम्मीद ये है कि 2-4 महीने में पूरी हो जाएगी, डिप्टी नजीर अहमद पे। तो ये काम चल रहा है। बाकी लाइब्रेरी जाता हूँ, लिखता पढ़ता हूँ, कोई जलसा होता है, जुलूस होता है, सेमिनार होता है, तो उसमें चला जाता हूँ। सर शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हमारा आग्रह है, गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और साथियों, हमारा फेसबुक पेज भी है, इंस्टा पर भी हम हैं, अगर आप वहाँ भी आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, सुखद अनुभूति होगी। तो चलिए, इसके साथ ही हमें आज्ञा दें।